एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और आज की क्लास में जो आपसे बात होगी वो होगी स्पेशल वैरायटी जो है हाउस प्रॉपर्टी की, उस पे। अब ये स्पेशल वैरायटी क्या है? स्पेशल वैरायटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्सेशन। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो 6 महीने किराए पे थी, 6 महीने आप खुद रहे थे, इसका टैक्सेशन कैसे होगा? या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कुछ हिस्सा आप किराए पे दे रखे हो, कुछ हिस्से में आप रहते हो, 12 महीना आप भी हो, 12 महीना किराएदार भी है, ऐसी प्रॉपर्टी की टैक्सेशन कैसे होती है? और इसके पहले जो मैंने बोला था वो ये बोला था कि एक प्रॉपर्टी में 6 महीना आप रहे, फिर 6 महीना टेनेंट रहा, राइट? और एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 4 फ्लोर है और चारों अलग अलग अपने आप में एक रेजिडेंशियल यूनिट है। मतलब 4 फ्लोर है और चारों फ्लोर अपने आप में एक एक फ्लैट है, कंप्लीट हाउस के बराबर है। तो क्या वो 4 हाउस है या एक ही हाउस है? हालांकि ये मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि ये एक हाउस ही माना जाता है। इसकी टैक्सेशन सीखनी है। फिर अगर इसमें से ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें चारों फ्लोर पे एक एक फ्लैट के बराबर हाउस है और उसमें से कुछ किराए पे दिया हुआ है, कुछ में हम रहते हैं, तो टैक्सेशन कैसे होगी? राइट? अच्छा, मेरे पास एक मकान है, ठीक है, एक ही मकान है, मेरे पास एक ही मकान है और वो भी खाली पड़ा है, हम उसमें नहीं रहते हैं, हम किराए के मकान में रहते हैं। अपना मकान खाली पड़ा है और हम किराए के मकान में रहते हैं। तो क्या मेरा खाली वाला मकान सेल्फ ऑक्युपाइड कहलाएगा? सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब क्या होता है? हम ऑक्युपाई कर रखे हैं, वो तो खाली पड़ा है, और ऑक्युपाई तो हम किराए पे मकान कर रखे हैं, तो क्या वो सेल्फ ऑक्युपाइड कहलाएगा? तो आप सोच रहे होगे सर ये कैसी फालतू बात कर रहे हैं, आपका अपना मकान है, आप क्यों खाली पड़ा हुआ है? देखिए, मकान में मुझे रहने का मन नहीं है, ठीक है, वो पुराना खराब मकान है, मैंने सोचा एक नया फ्लैट लेके रहते हैं, किराए पे ले लेते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। दूसरी चीज, मेरी मजबूरी भी हो सकती है, मेरा मकान है अपना गांव में और हम शहर में नौकरी करते हैं, ठीक है, अब हम, ठीक है, तो मकान खाली पड़ा है मेरा गांव वाला, पॉसिबल है कि नहीं? तो मेरी मजबूरी भी हो सकती है किराए के मकान में रहना, और हो सकता है कि मुझे अच्छा लगता है किराए के मकान में रहना रेदर देन कि हम अपने उस पुराने मकान में रहें, राइट? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अब यही समझना है मुझे कि इन सब केसेस में किस तरीके से टैक्सेबिलिटी होती है। तो बहुत डिफरेंट वैरायटीज की बात होगी यहाँ पे। जो नॉर्मल बात थी वो तो हम लोग कर चुके हैं, और यहाँ पे यूनिकनेस वाली बात होगी, अलग अलग किस्म की बातें, ठीक है? तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। टैक्स इंसिडेंस ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ये सेल्फ ऑक्युपाइड तो है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगी। कुछ समय रहे तो कुछ समय किराएदार आ गया, कुछ समय हम रहे साथ साथ में कोई और भी रहा, टेनेंट भी रहा, ठीक है? तो अब मैं एक बात बताऊं पहले, इन सब को पढ़ने से पहले, अगर मैंने एक मकान का एक कोना भी किराए पे दे दिया, एक दिन के लिए भी दे दिया, तो ये मकान पूरा का पूरा लेट आउट कहलाता है, ये सेल्फ ऑक्युपाइड कहलाता ही नहीं है। याद रखिएगा ये बात। अगर एक दिन के लिए भी, एक दिन क्या, 1 घंटे के लिए भी अगर आपने मकान किराए पे लगा दिया, एक कोना भी लगा दिया, तो ये पूरा मकान ही लेट आउट कहलाता है। फिर ये लेट आउट वाली पूरी कहानी चलती है इस पे, ठीक है? अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। ये इतना बड़ा मकान है, ठीक है, आपने इसका एक कोना किराए पे लगा दिया, कितने में? 1000 रुपए महीने पे, 1000 रुपए पर मंथ। म्युनिसिपल वैल्यू इस मकान का कितना है पता है? मतलब आपको तो साल का किराया है 12,000 रुपया, एनुअल रेंट जो है वो 12,000 रुपया हुआ, लेकिन इस मकान की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी? इतनी बड़ा मकान है, इसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है पता है? इसकी म्युनिसिपल वैल्यू है 5 लाख, फेयर रेंट है 6 लाख, स्टैंडर्ड रेंट है मान लीजिए ये भी 6 लाख। स्टेप 1 क्या हो जाएगा? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से जो जाता है सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टेप 1 हो जाएगा 6 लाख। स्टेप 2 कितना हो जाएगा? स्टेप 2 में हमने तो एक कोना किराए पे दिया है, तो एनुअल रेंट तो 12,000 ही आया, 12,000। लेकिन जीएवी क्या बनता है? जीएवी बनता है पूरा
6 लाख रुपया, दो में से जो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम मकान का एक छोटा सा कोना किराए पे दे दिए ना, तो तुम्हारे पूरे मकान की वैल्यू पे ही टैक्स लग रहा है। अब एक बात बताइए, जो मैं एक दिन मैं ये बात कह रहा था और कहते कहते चुप हो गया धीरे से, क्योंकि मुझे लगा बच्चे अभी इतने समझदार हुए नहीं है, ये बात कहनी नहीं चाहिए। मैं कुछ किसी क्लास में 2 क्लास पहले या किसी क्लास में एक बात बोल रहा था, मुकेश अंबानी का बड़ा सारा मकान, याद आ रहा है? और मैंने कहा कि अगर वो छोटा सा कोना किराए पे दे दे, अगर वो छोटा सा कोना किराए पे दे देंगे ना, तो शायद इसका टैक्स जितना किराया आ रहा है उससे कई गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे मकान में म्युनिसिपल वैल्यू लिया जाएगा अंबानी जी के 25-26 फ्लोर वाले मकान का, और वो कई करोड़ रुपए आएगा। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट पूरे मकान का लिया जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट पूरे मकान का लिया जाएगा, और दिए हैं एक कमरा छोटा सा किराए पे, जो आ रहा है मान लो 50,000 रुपए महीना भी है तो 6 लाख रुपया, और स्टेप 1 तब इनका हो जाएगा मान लेते हैं 10 करोड़ रुपया, ठीक है, और स्टेप 2 कितना होगा, और भी ज्यादा आ जाएगा इनका, ठीक है। स्टेप 1 आया 10 करोड़ रुपया, स्टेप 2 आ रहा है कितना, 6 लाख रुपया, दोनों में से ज्यादा कितना है, 10 करोड़ रुपया, तो जीएबी बन गई इनकी 10 करोड़ रुपया। तो इनकी इनकम इतनी ज्यादा बन जाएगी, तो उससे अच्छा ये देंगे ही नहीं, दे ही नहीं पाएंगे। तो बेसिकली है क्या, मैं आपको बताता हूं, जितने लोग बड़ा बड़ा मकान बनवाए हैं ना खूब, वो अपना एक कोना मजबूरन किराए पे दे भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम किराए पे अगर एक कोना भी दे दिए, प्रॉपर्टी कहला जाएगी लेट आउट, और लेट आउट कहला जाएगी तो स्टेप 1 बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि मकान बहुत बड़ा है। तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा किराया चाहिए, मजबूरी है उनकी, वो एक कोना किराए पे नहीं दे सकते जिनके पास बड़ा मकान है, क्योंकि उनका स्टेप 1 बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्यों ऐसा कानून बना रही है? क्योंकि कोई भी ऐसा मकान बनाने से पहले 10 बार सोचेगा, और गवर्नमेंट ऐसा मकान किसी को बनाने देना भी नहीं चाहती। हमको एक बात बताइए, देखिए, कानून पढ़ने में मजा नहीं है जितना समझदारी में मजा है। समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक इंसान ने ये मकान बनाया है और दूसरे ने ये मकान बनाया है, दोनों बराबर साइज का अगल बगल मकान भी बने सेम एरिया में, मतलब जमीन की लागत बराबर, मकान कंस्ट्रक्शन की लागत भी बराबर, ठीक है, उतना ही बड़ा मकान है। ये ए ने मकान कैसा बनाया जाए, ध्यान दीजिए, इधर से सीढ़ी है साइड से, ठीक है, और ये 6 क्या फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर, 1 2 3 4 5 6 और 6 फ्लैट है, एक फ्लैट है, 3 BHK फ्लैट है, सारा का सारा फ्लैट है सर, ठीक है, अपने इस्तेमाल के लिए बनाया है, ऐसा नहीं है किसी को देगा, ठीक है। बड़ा परिवार है इनका, कई भाइयों का परिवार है, सब मिलकर रहेंगे एक ही मकान में, 6 फ्लैट की तरह बना लिए, ठीक है। और ये दूसरा वाला मकान सुनिए कैसा है, ठीक है। यहां पे ग्राउंड फ्लोर पे स्विमिंग पूल है पूरा, ठीक है। यहां पे क्या है, इस वाले फ्लोर पे सीढ़ी तो रहेगी साइड से, तो जाएगा कैसे आदमी ऊपर। यहां पे इनका वो है ड्राइंग रूम है, ठीक है, बड़ा सारा ड्राइंग रूम है। यहां पे क्या है, किचन है और स्टोर है। इस फ्लोर पे कई सारे बेडरूम्स हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, इनका वो थिएटर है, पूरा थिएटर बना रखे हैं, मूवी देखते हैं, बड़ा सा 1 फ्लोर का। और यहां पे टेरेस गार्डन है, ठीक है। लगभग लागत बराबर आई है, सेम कंस्ट्रक्शन है, इसका भी। हम जानना चाहते हैं आपसे, जैसा अंदर से समझ के बताइए, इसमें से रईस इंसान कौन है? पैसे बराबर लगा है, दोनों के मकान में 10 करोड़ रुपए लगा है, चलिए हम बताते हैं, दोनों के मकान में 10 करोड़ रुपए लगा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं रईस कौन है, अंदर से रईस कौन है? ये है बी। ये कोई रईसियत थोड़ी ना है, ये वो आदमी बनाता है इस तरीके का मकान जो सोचता है इस्तेमाल करेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो किराए पे भी लगा देंगे, वो ऐसा मकान बनाता है, ठीक है। सोच में रईसियत नहीं है, ये है अंबानी जैसा आदमी, जैसे अंबानी मकान बनाया है अपना, 1 फ्लोर पूरा का पूरा क्या है, एम्फी थिएटर,
अरे अंबानी ने मकान ऐसा बनाया कि क्या वो कोई कोना किराए पे देना चाहे तो दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। वो इस तरीके का घर बना हुआ है। ये वाला बंदा क्या कभी भी एक कोना किराए पे दे सकता है? दे ही नहीं पाएगा। और अगर इसने गलती से, जरा सोचिए, गलती से एक रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि हम आपका टेरेस गार्डन ले लिया, इस पे हम एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, इसने किराए पे दे भी दिया, ठीक है, तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर इसने एक कोना भी किराए पे दे दिया, पूरे मकान का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट देखा जाएगा। स्टेप 1 इसका आएगा खूब लंबा चौड़ा। अब वो किराया देने वाला तो भाई किराया इसी फ्लोर के हिसाब से देगा, तो एक्चुअल रेंट इसका आएगा बहुत छोटा सा और ये खूब बड़ा सा होगा। तो जेबी क्या बन जाएगी? ये बड़ी वाली बन जाएगी। तो ये चाह के भी अब दे नहीं पाएगा। तो ऐसा मकान बनाने वाले 100 बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार मजबूर कर रही है, पूरी रईसियत की बैंड बजा देती है सरकार। अब ये मकान बनाने वाला 100 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा ऐसा मकान बनाए कि ना बनाए, क्योंकि अगर बना दिए तो कभी जीवन में किराए पे भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किराया जितना आएगा नहीं उससे ज्यादा तो टैक्स लग जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? सरकार जब भी हम मकान बनाते हैं ना तो मेरे दिमाग में बार बार यही आता है, और जब यही बात दिमाग में आती है तो मकान बन जाता है ऐसा। और ऐसा मकान में कभी रहीसी नहीं होती। देखिए सरकार ने मजबूर कर दिया, रहीसियत पूरी निकाल दी, मेरा 10 करोड़ रुपए खर्चा करा दिया और मकान बना ऐसा। इसमें कौन सी रहीसी है? अगर इसमें भी 3 रूम है, किचन है, टॉयलेट है, सब कुछ यहां भी है, तो क्या हम यहां जाएंगे, एक दिन यहां पे टॉयलेट करेंगे, एक दिन यहां पे टॉयलेट करेंगे, एक दिन यहां पे करेंगे? अरे एक ही जगह करेंगे। अब भले मेरे मकान में इतने सारे टॉयलेट हैं, यूज तो एक ही करेंगे ना, किचन इतने सारे हर फ्लोर पे है, लेकिन यूज तो एक ही करेंगे ना। और बाकी हम मजबूरन किराए पे दे देते हैं। गवर्नमेंट भी यही चाहती थी, कहती थी रईस आदमी का मकान हम किराए पे दिलवा देंगे किसी ना किसी को, उसको रईसियत करने नहीं देंगे। अब अंबानी जैसे लोगों की बात अलग है, आप होंगे उसका मकान ऐसे करेगा, उसको जरूरत नहीं है ना, उसको गवर्नमेंट को कहती है जितना टैक्स लोगे दे देंगे, उसकी तो अलग रईसी है ना, ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं है। इसलिए नहीं तो आम आदमी ऐसा मकान नहीं बना पाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, सबकी शौक है। अगर मैं तैयार हूं, मैं इस मकान को यूज करूंगा तो मैं बनाऊंगा, अगर मैं यूज करूंगा तो बनाऊंगा। लेकिन जिसके दिमाग में ये होगा कि इतना बड़ा मकान मैं यूज करूंगा कि नहीं करूंगा, ये बात अगर आ जाए तो फिर वो नहीं बना पाएगा, फिर तो वो ऐसे ही बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ऐसे मकान में क्या चक्कर है कि अगर आप इतना लेट आउट करोगे, ध्यान दीजिए, इतना लेट आउट करोगे और ये सेल्फ ऑक्युपाई करोगे तो इतना ही लेट आउट कहलाएगा। इस मकान में फायदा क्या है, मैं आपको फिर से समझाता हूं। मान लीजिए इस मकान का 6 लाख रुपया म्युनिसिपल वैल्यू है और आपने इसका 2 हिस्सा सिर्फ किराए पे दिया है, तो म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख नहीं मानी जाती। इस मकान की म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख रुपया है, तो टैक्स निकालते समय म्युनिसिपल वैल्यू मानी जाएगी 2 हिस्से की। अब ऐसे कैलकुलेट होता है कि 6 हिस्से का 6 लाख म्युनिसिपल वैल्यू है, तो 2 हिस्से का कितना हुआ? 2 ही लाख हुआ। लेकिन यहां पे ऐसी वैल्यूएशन नहीं होती इस तरीके के मकान में कि 6 फ्लोर का मकान है, 6 लाख रुपए म्युनिसिपल वैल्यू हुई, टेरिस गार्डन दिए तो बस 1 लाख हुआ। नहीं, इसको बेसिकली माना जाता है कि ये 6 बराबर की यूनिट है। क्यों ऐसा किया जाता है इसमें? क्योंकि इसमें माना जाता है कि 6 बराबर के मकान है एक मकान के अंदर। अगर पूरे मकान की वैल्यू 6 लाख रुपया है तो एक फ्लोर की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपया है। यहां लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 6 बराबर की यूनिट्स नहीं है, 6 अलग अलग चीज है। एक थिएटर है, एक गार्डन है, एक किचन है, एक ड्राइंग रूम है, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, वो बराबर नहीं है। और ये बात समझ में, ये एक मकान ही है अपने आप में, ये अलग अलग 6 मकान नहीं है, समझिए। जो भी इंसान है वो एक फ्लोर लेके रह नहीं सकता। मुझे सब चीज चाहिए, टॉयलेट भी चाहिए, मुझे किचन भी चाहिए, रूम्स भी चाहिए, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। और इसका हर फ्लोर इस कदर है कि पूरा मकान यूज करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने इसीलिए ऐसा कानून बनाया कि तुम ऐसा मकान जब किराए पे दोगे ना, तो हम पूरे मकान का ये सब लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड, ताकि जिस भी इंसान के दिमाग में किराए पे देने का 1% भी दिमाग में आ रहा है तो खट से ऐसा बना दे। ठीक है, चलिए देखिए, अब इतनी बात अगर आप समझ गए तो अब आप
मकान समझ पाएंगे यहां क्या बात कर रहा है। देखिए, इफ सच प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन हिज बिजनेस और प्रोफेशन, अगर अपने बिजनेस में आप मकान यूज कर रहे हो तब तो वो आता ही नहीं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर हम अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं, अपना गोडाउन खोल के बैठे हैं, अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, तो उस मकान के रिस्पेक्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं ये भी समझा दूं आपको। देखिए, उस जगह पे मैं अपना व्यापार कर रहा हूं, धंधा कर रहा हूं, तो धंधे पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसका टैक्स देते हैं कि नहीं सरकार को? तब सरकार जबरदस्ती कहेगी कि नहीं, अगर ये किराए पे होता तो किराया आ रहा होता, तो हम भी नहीं पलट के बोलेंगे कि अगर ये किराए पे होता तो हम धंधा नहीं कर रहे होते, तो हम धंधे का प्रॉफिट का टैक्स नहीं देंगे। बोलते कि नहीं? बात समझ में आ रही है? देखिए, हम क्या बोलते क्या नहीं वो छोड़ दीजिए, बस समझने की कोशिश कीजिए सरकार क्यों नहीं बोल रही है। क्योंकि सरकार डीम लेट आउट तभी ना बोलती है जब कहती है कि अगर ये किराए पे होता तो इतना किराया आ जाता, यही कहती। तो हम नहीं बोलते अरे किराए पे कैसे होता, भैया बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, किराए पे कैसे होता, किराया कैसे आ जाता। और फिर अगर तुमको यही कहना है कि किराया आ जाता, तो हम कहेंगे जब किराया अगर आ रहा होता ना तो बिजनेस नहीं हो रहा होता यहाँ, और बिजनेस नहीं हो रहा होता तो बिजनेस का जो हम तुमको टैक्स दे रहे हैं वो न दे रहे होते, तो लाओ हम ये टैक्स वापस करो फिर। इसलिए सरकार बोल नहीं सकती है। हम लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों सरकार नहीं बोल रही है बिजनेस वाली जगह पे कि हमको डीएलओ मान लेंगे, क्यों नहीं मान रही है, यही कारण है। ठीक है, तो बिजनेस वाली प्रॉपर्टी पे तो वैसे ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आता जिसमें आप बिजनेस करते हो। इनकम ऑफ द अबव बिजनेस इज चार्जेबल टू टैक्स, उस धंधे की इनकम पे हम टैक्स देते हैं, चार्जेबल टू टैक्स है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये जरूरी नहीं है कि उस बिजनेस में हम कमा रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि अभी हमको बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो ये नहीं मतलब है कि अगर मेरे बिजनेस में घाटा हो रहा है, टैक्स नहीं मिल रहा है, तो सरकार कहेगी चलो ये प्रॉपर्टी डीएलओ, अब इसका टैक्स दो हमको, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स दो, किराया तो आ रहा होता। नहीं भैया, धंधा कर रहे हैं ना, आज नहीं कमा रहे कल कमाएंगे ना। ठीक है, अब घाटा देने के लिए तो बिजनेस करके नहीं बैठे हैं ना, राइट। तो वट एवर इट इज, द इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स, ये कहता है द इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स। एम आई पेइंग टैक्स? इट्स नॉट नेसेसरी। जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसकी इनकम पे टैक्स लगता है। हो सकता है कि अभी मेरी इनकम नहीं है इसलिए टैक्स हम दे नहीं रहे हैं, इनकम पे टैक्स लगता है। अगर हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा। इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग पीजीबीपी। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई खर्चा भी अगर हो जाएगा ना, तो वो खर्चा भी बिजनेस का खर्चा है, उस प्रॉपर्टी से जो कमाएंगे वो बिजनेस की इनकम है। आगे देखिए, if such property is used throughout the previous year for own residential purpose and it is not let out or put to any other use, अगर एक मकान को आपने हमेशा रेजिडेंशियल यूज किया, थ्रू आउट रेजिडेंशियल यूज किया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर एक दिन के लिए भी किराए पे दे दिए ना और 364 दिन रहे और एक दिन किराए पे दे दिए तो प्रॉपर्टी एसओ नहीं कहलाती है, एलओ कहलाती है। 364 दिन रहे वो नहीं देखा जाएगा, एक दिन किराए पे थी ना, प्रॉपर्टी एलओ है, प्रॉपर्टी एलओ है। अब जरा सोच लीजिए कितना बड़ा घाटा होगा एक दिन किराए पे देने में। बहुत सारे चक्कर हैं, किराए पे देने से पहले प्रॉपर्टी बहुत सोचना पड़ता है। एक दिन किराए पे देखो दिक्कत क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब लिया जाएगा पूरा प्रॉपर्टी का साल भर का। एक्चुअल में रेंट आएगा कितने का? एक दिन का। ठीक है, लेकिन एनुअल रेंट भी लिया कितने का जाता है? 12 महीने का। सामने वाला तो एक दिन रह के निकल लिया एक दिन का किराया देके, लेकिन सरकार कहती है हम तो एनुअल रेंट 12 महीने का लेते हैं। बहुत सारे लफड़े हैं ना। ठीक है, तो अगर 12 महीने का तक रेजिडेंशियल पर्पस था तब क्या कह रहा है? कह रहा है तब कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, एनएवी नील हो जाएगी और आपको 30,000 रुपया या 2 लाख रुपए की हम डिडक्शन दे देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कह रहा है बार बार कि आपने एक दिन के लिए भी किराए विराए पे नहीं दिया है, पार्ट ऑफ द हाउस भी नहीं दिया है, कोना भी किराए पे नहीं दिया है, कोई बेनिफिट आपने उससे डेराइव नहीं किया है, मकान से कुछ भी कमाए नहीं हो, कैसे भी एक कोना देके एक दिन देके भी कमाए नहीं हो, तब हम 30,000 और 2 लाख की डिडक्शन दे देंगे। जो भी 30,000 या 2 लाख आपको याद है ना कंडीशंस पे होता था, उतनी डिडक्शन मिल जाएगी और एनएवी नील रहेगी। A such property could not be occupied throughout the previous year because of employment of business or profession of the owner situated at some other place. Suppose आप रहने वाले हो फलाने फलाने गांव के, ठीक है, गांव में आपका अपना मकान भी है,
लेकिन आप उस मकान में नहीं रहते हो क्योंकि आप शहर में नौकरी करते हो या फिर अपना कोई धंधा करते हो, बिजनेस करते हो। इस मजबूरी की वजह से आप अपने मकान में नहीं रहते हो, ठीक है, तो मकान तो खाली पड़ा है। क्या उसको सेल्फ ऑक्युपाइड मकान कहा जाएगा? सरकार कहती है हाँ, उसको सेल्फ ऑक्युपाइड कहेंगे, उसकी भी एनएवी नील होगी। अब उसको पकड़ के डीएलओ नहीं बना देंगे आप, ठीक है। एक तो बेचारा किराए के मकान में शहर में आके रह रहा है और तुम उसके खाली मकान को डीएलओ बना के टैक्स लेने लग जाओगे, तो रो पड़ेगा इंसान, वो नौकरी वाला इंसान, कि हम शहर में गए नौकरी करने, किराए का मकान लेके वहां पे रहते हैं और मेरे गांव वाले मकान को सब डीएलओ बना दिए सरकार, कह रही है ये तो डीम लेट आउट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वो खाली मकान भी सेल्फ ऑक्युपाइड कहलाएगा, ये माना जाएगा कि आप रहते हो उसमें, ठीक है, यही कह रहा है। सेम एज अबव का मतलब यही माना जाएगा जो ऊपर माना गया। ऊपर क्या माना गया था? एसओ माना गया था ना, याद आ रहा है? एनएवी नील था और 2,30,000 की डिडक्शन मिल रही थी, वही सब होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर कह रहा है कि ये नहीं कि तुम अपना शहर में तो रहते हो, गांव वाले मकान को किराए पे चढ़ा दिए हो, ठीक है। प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई बेनिफिट आप नहीं ले रहे हो, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। अगर उधर वाले मकान को तुम किराए पे चढ़ा दियोगे ना तो फिर उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक लाइन यहां पे ये और थी, ही हैज टू रिसाइड एट दैट अदर प्लेस इन अ बिल्डिंग नॉट ओन्ड बाय हिम। ऐसी कंडीशन नहीं है, इसको काट दीजिए, ये अब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो दूसरी जगह शहर में हम हैं वो किराए के मकान में होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप शहर में भी एक मकान ले सकते हो, क्योंकि दो मकान को सेल्फ ऑक्युपाइड कहा जाता है ना। तो शहर में भी आपका मकान है, गांव में भी आपका मकान था, तो एक एक दो मकान दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात नहीं है। हाँ, अगर दो से भी ज्यादा है तो अब वो सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं कहलाएगा, ठीक है। आइए आगे देखिए, when part of the property is self occupied and other part is let out, कुछ हिस्सा आपने खुद ऑक्युपाई किया है, कुछ को किराए पे दे दिया है। कौन से मकान की बात हो रही है? अगर वो मकान ऐसा है, ये वाला मकान है, तब तो पूरा ही एलो कहलाता है। अगर एक हिस्सा भी टेरेस गार्डन हमने किराए पे दे दिया तो पूरा मकान एलो कहलाएगा। यहां पे बात हो रही है इस वाले मकान की, ऐसे मकान की बात हो रही है, इस वाले मकान की, इस वाले मकान की। देखिए क्या लिखा है, हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट। उस मकान में 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट है। इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं? जब हम एक यूनिट में रहते हैं ना तो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सब चीज एक ही यूनिट में है। इंडिपेंडेंट है, अपने आप में पूरा मकान है, पूरा घर है, इंडिपेंडेंट मकान है, ठीक है। ऑफ विच फ्यू इज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड फ्यू रेजिडेंशियल पर्पसेस, अदर्स आर लेट आउट। कहना ये चाहता है कि जैसे 5 यूनिट है उस मकान में, 5 यूनिट है, जिसमें से 2 को आपने सेल्फ ऑक्युपाई किया है और 3 को लेट आउट कर दिया है। तो कह रहा है 2 को हम एसओ ही मानेंगे और 3 को ही एलओ मानेंगे। जितना एसओ है वो एसओ और जितना एलओ है उतना एलओ, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखिए जरा सा, मैं ठीक से समझाता हूं, 5 फ्लोर का मकान बना ही देता हूं। ठीक है, 5 फ्लोर का मकान बना दिया, इसका म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट सब बता देता हूं आपको। म्युनिसिपल वैल्यू इसका 5 लाख है, फेयर रेंट इसका 7.5 लाख है, स्टैंडर्ड रेंट भी इसका 5 लाख है, ठीक है। और ये ए बी सी डी ई फ्लोर का नाम रख देते हैं, सी डी ई मान लेते हैं लेट आउट है, और ए और बी एसओ है। क्या आप भी लिखिए इसको, ये लिखिए, बहुत जरूरी है, मेरे साथ साथ लिखिए, ठीक है। बहुत बढ़िया एग्जांपल बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और ये सभी क्या है? 5 इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट है, रेजिडेंशियल यूनिट, मतलब सब अपने आप में एक एक मकान के बराबर है, एक एक फ्लैट के बराबर है, ठीक है। इस तरीके की कंस्ट्रक्शन है। तो अब होगा क्या? अच्छा, अब इसका इंटरेस्ट भी लिख देते हैं। इस पूरे मकान का इंटरेस्ट मैंने पे किया है, मान लो 15 लाख रुपया, ये 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है।
इंटरेस्ट 24B वाला, 24B में इंटरेस्ट करते हैं ना, वो 15 लाख रुपया है। ठीक है। अच्छा, और एक्चुअल रेंट पर यूनिट पर मंथ, मान लीजिए एक्चुअल रेंट पर यूनिट पर मंथ कितना है, 20,000 रुपया। ये 3 यूनिट किराए पे दियो ना, तो एक एक यूनिट का एक एक महीने का किराया 20,000 है। मतलब सी का किराया 20,000 महीना, डी का भी किराया 20,000 रुपया महीना, ई का भी किराया 20,000 रुपया महीना। अब आइए हम लोग इसकी कैलकुलेशन सीखें, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। ठीक है। अब 2 एसओ यूनिट की अलग सीखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और 3 एलओ वाले की अलग कैलकुलेशन करते हैं। एसओ की कैलकुलेशन कैसे होगी? 2 एसओ यूनिट है, एनएवी हो जाएगी दोनों की नील, होगी कि नहीं? एनएवी तो नील होती है एसओ की। अब उसमें से घटेगा इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट 15 लाख रुपया है 5 यूनिट का। ठीक है, तो हर यूनिट का पता है कितना मान लिया गया? 3 लाख रुपया। 5 यूनिट का 15 लाख का ब्याज है, यानी 1 यूनिट का 3 लाख रुपया ब्याज है। ठीक है, तो 2 यूनिट का हुआ 6 लाख, और 2 लाख रुपया से ज्यादा ब्याज नहीं घटता। ब्याज घटता है 2 लाख रुपया। और यहां पे यही तो सबसे अच्छी बात बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच यूनिट इज डिडक्टेबल अप टू 30,000 और 2 लाख। क्या बात कहा है! हर यूनिट का 30,000 या 2 लाख, जो भी लिमिट है ना, वो लिमिट एक यूनिट पे हो जाएगी। पूरे मकान का 2 लाख रुपया नहीं होगा, लिमिट हो जाएगी एक एक यूनिट की। ठीक है। और अगर ऐसा वाला मकान कोई बनाता है ना, ये रहीसियत वाला, तो ब्याज की डिडक्शन 2 ही लाख रुपए मिलती है, पूरे मकान का 2 लाख। और यहां पे 2-2 लाख रुपया हर यूनिट का मिल जाता है डिडक्शन। समझ में आया कितना फायदा है इस तरीके का मकान बनाना? तो 2-2 लाख रुपया हर मकान का, 3-3 लाख रुपया हर यूनिट का हो गया। लेकिन 2 लाख रुपया से ज्यादा एक यूनिट का मिलता नहीं है, तो डिडक्शन मिलेगा आपको 4 लाख। तो इसकी इनकम आएगी, 2 सेल्फ ऑक्युपाइड यूनिट की इनकम आएगी 4 लाख रुपया, इन दोनों की मिला के -4 लाख। अब 3 एलओ की बात कर लेते हैं। 3 एलओ में म्युनिसिपल वैल्यू हो जाएगा, देखिए 5 लाख रुपए म्युनिसिपल वैल्यू 5 यूनिट का है, तो 3 यूनिट का होगा 3 लाख। 3 लाख। फेयर रेंट 5 यूनिट का 7.5 लाख है, तो 3 यूनिट का होगा 5 यूनिट का 7.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख पर यूनिट, तो 3 यूनिट का हो गया 4.5 लाख। स्टैंडर्ड रेंट कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का 5 लाख, तो 3 यूनिट का 3 लाख। यही फायदा होता है, सब डिवाइड हो जाता है, यूनिट पे डिवाइड हो जाता है सारा। ठीक है। और एनुअल रेंट कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया महीना। ठीक है, हर यूनिट पे, तो 20,000, तो 3 यूनिट का 60,000, और 12 महीने का हो जाएगा 7,20,000। समझ में आया? 20,000 रुपया महीना, 3 यूनिट का कितना? 60,000, और 12 महीने का 7,20,000। 60,000 इंटू 12, तो स्टेप 1 कितना हो जाएगा इसका? दोनों में से जो ज्यादा है म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो 3 लाख। ठीक है। स्टेप 2 कितना हो जाएगा? एनुअल रेंट 7,20,000 या 7.2 लाख। जीएवी कितना हो जाएगा? 7,20,000, दोनों में से जो ज्यादा है। ठीक है, 7,20,000। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, हमने कुछ बताया ही नहीं है क्वेश्चन में, नील मान लो, 7,20,000 एनईवी। ठीक है। अब इसमें से होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वाला, 24A, 30% करो 7,20,000 का, 2,16,000। ठीक है। लेस 24B, ब्याज घटेगा, 15 लाख ब्याज है 5 यूनिट का, तो 3 यूनिट का ब्याज कितना हुआ? 9 लाख। ठीक है, लेकिन 2-2 लाख से ज्यादा घटता नहीं है, बोलिए। नहीं बच्चों, क्यों नहीं घटेगा? एलओ है, जितना मर्जी उतना घटाओ। 3 यूनिट का कितना हुआ? 9 लाख। 9 लाख पूरा घटेगा। 5 यूनिट के मकान में 15 लाख का ब्याज लगा, तो 3 यूनिट का 9 लाख, और 9 लाख का 9 लाख पूरा घटेगा। क्यों? क्योंकि ये एलओ है बेटा। यहां पे भी 2 यूनिट का कितना हुआ था? 6 लाख, लेकिन 6 लाख घट नहीं पाया था, घटा था 4 लाख। क्यों? क्योंकि ये 2 यूनिट एसओ थी, तो 2-2 लाख रुपया घटा।
समझ में आया? यहां 9 लाख पूरा घटेगा, 9 लाख पूरा घटाइए। अब 7,20,000 रुपया में से माइनस करो 2,16,000, माइनस 2,16,000 और माइनस 9 लाख, तो 3,96,000। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। आया समझ में? ये माइनस में आ रहा है, ये भी ये होता है। बस ये एग्जांपल लिख लो ना तो कोई तकलीफ ही नहीं है, पूरा लॉ समझ लिया आपने। सबसे पहली बात, जब यूनिट में मकान डिवाइड हो जाएगा ना, ऐसे बैठा लो दिमाग में, अगर मकान यूनिट वाइज है, एकदम बराबर की सब यूनिट है, इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट है, तो सारी चीज म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ब्याज सब डिवाइड हो जाता है यूनिट पे। लेकिन रहीसियत वाला मकान, याद कर लीजिएगा तुरंत, अंबानी जैसा मकान, तो ऐसे केस में अगर एक कोना भी किराए पे देते हो ना, तो यूनिट में कुछ डिवाइड नहीं होता है, पूरा मकान ही लेट आउट कहलाता है। अब पूरे मकान के हिसाब से पूरा टैक्स लगता है, पूरा मकान एलओ है। इसमें पूरा मकान एलओ नहीं है, जितना एसओ उतना एसओ, जितना एलओ उतना एलओ। राइट? तो ये यहां पे बताया है, इनकम फ्रॉम इंडिपेंडेंट यूनिट विच इज सेल्फ ऑक्युपाइड विल नॉट बी टैक्सेबल। जितना सेल्फ ऑक्युपाइड है उतना एसओ हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच यूनिट इज डिडक्टेबल अप टू 30,000 और 2 लाख। और हर यूनिट का 2 लाख या फिर 30,000 जो भी लिमिट है, उस हिसाब से आपको डिडक्शन मिल जाएगा हर यूनिट पे, ईच यूनिट पे। इनकम फ्रॉम द यूनिट विच इज लेट आउट टू बी कंप्यूटेड एज इफ लेट आउट। और जितनी लेट आउट है उतना लेट आउट के हिसाब से निकलेगा। ठीक है? जितना लेट आउट है बस उतना लेट आउट के हिसाब से निकलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मकान का आधा हिस्सा लेट आउट है तो आधे हिस्से का लेट आउट के हिसाब से निकलेगा। जैसे अगर पूरे मकान की म्युनिसिपल वैल्यू 10 लाख है तो 5 ही लाख म्युनिसिपल वैल्यू भी मानी जाएगी। ये सबसे सुंदर बात। अच्छा, when such property is self occupied for part of the year and let out for other part of the year। अब एक मकान है, इसमें 6 महीना एलओ था, 6 महीना एसओ था, तो ये मकान क्या माना जाएगा? एलओ ही माना जाएगा। नो कंसेशन अवेलेबल, कोई छूट नहीं। द हाउस विल बी टेकन एज लेट आउट प्रॉपर्टी, फिर मकान को एलओ माना जाएगा। अब ब्याज की कितनी डिडक्शन मिलेगी? अब कोई लिमिट नहीं है ब्याज पे, क्योंकि जब मकान एलओ कह दी सरकार तो ब्याज भी तो पूरा देना पड़ेगा ना, तो ब्याज की भी पूरी डिडक्शन मिलेगी। नो लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है? अब देखिए यहां पे क्या होगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट तो 12 महीने का हो जाएगा। यही ना प्रॉब्लम है। देखिए 6 महीना आप किराए पे दिए तो प्रॉपर्टी पूरी एलओ कहलाएगी। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट हो जाएगा 12 महीने का। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब होगा 12 महीने का। ठीक है? और अगर हम प्रॉपर्टी में किराए पे दिए हैं 6 महीना और 6 महीना रहे हैं, तो जो एनुअल रेंट होगा वो 6 महीने का होगा। वो तो 6 महीने का होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी जितने महीने के लिए अवेलेबल फॉर लेट आउट होती है, एनुअल रेंट वो लिया जाता है। अगर हम 6 महीना खुद रहे हैं, तो मैंने एक ब्लाइंड यूज की थी, क्या किराएदार को सर पे बैठाएंगे? जब हम खुद 6 महीने थे तो अवेलेबल फॉर लेट आउट तो अब बचे 6 महीने ही थी। आ रही है बात समझ में? अगर हम ये मान लें कि 6 मंथ एलओ है और 6 मंथ सेल्फ ऑक्युपाइड एसओ है, तो इस केस में क्या होगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट तो 12 महीने का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मकान को लेट आउट ही मान लिया जाता है पूरा। हाँ, एनुअल रेंट 6 महीने का होगा। क्यों? क्योंकि किराया तो 6 महीने का आया है, अवेलेबल फॉर लेट आउट तो प्रॉपर्टी 6 महीने थी। लेकिन जरा सोच के देखो, ये होता है स्टेप 1 और ये होता है स्टेप 2, और जीएवी तो होता है दोनों में से जो ज्यादा है। तो ये सब 12-12 महीने का लिया गया है, तो स्टेप 1 हमेशा ज्यादा आएगा। तो आपसे तो टैक्स पूरे मकान का ले ही लिया गया। बात समझ में आई? हम 6 महीने भी किराएदार रखे तो भी टैक्स तो पूरा देना ही पड़ गया, क्योंकि स्टेप 1 तो 12 महीने का ना है। ठीक है? अगर एक से अधिक मकान, इफ मोर देन 1 नहीं 2 लिखना है, यहां 2 लिखिए इसको।
if more than 2 property is used for residential purpose. ठीक है, तो only 2 property selected by the taxpayer will be taxed as self occupied. अगर 2 से ज्यादा में आप खुद ही रहते हो, 5 सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो सरकार 5 सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं मानेगी, 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेगी और बाकी को डीम लेट आउट, बाकी को डीएलओ मान लेगी। क्लियर हुई बात सबको? तो whenever there are more than 2 properties being occupied as self-occupied, then always 2 shall be treated as self-occupied and remaining shall be treated as deemed let out. मैंने ये भी केस बता दिया, 6-6 महीने वाला अगर कोई केस है तो ठीक है, तो क्या होगा, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट 12 महीने का लिया जाएगा, एनुअल रेंट में जितने महीने आप किराए पे दिए थे वो लेंगे, ठीक है, जितना सेल्फ ऑक्युपाई था वो तो इग्नोर हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो स्टेप 1 बड़ा हो जाएगा ना यहाँ, तो टैक्स तो ज्यादा लग ही गया, ठीक है। फिर मैंने वो भी बात कर ली कि अगर एक छोटा सा कोना किराए पे दे दिए तब क्या होता है, तो भी म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट तो पूरे मकान का है, और वो छोटे से कोने का अगर एनुअल रेंट है भी तो स्टेप 1 ज्यादा हो जाएगा अगेन वहां भी। बस फायदा वहीं पे है जब आप फ्लोर वाइज मकान बनाइए और हर फ्लोर को एक एक फ्लैट की तरह बना दीजिए, पूरा एक यूनिट है, हर फ्लोर एक यूनिट है, और ऐसा मकान वही लोग बनाते हैं जिनको किराए पे देना होता है, ठीक है। अगर हमको इतना बड़ा मकान बनाएंगे तो हर फ्लोर पे 6 3 BHK फ्लैट थोड़ी ना बना देंगे, वो तो तभी बनाएंगे जब किराए पे देना है। अगर खुद रहना होगा तो हम ऐसा घर बनाएंगे, खुद रहना होगा तो हम ऐसा घर बनाएंगे, देखिए ये वाला बनाएंगे, खुद रहना होगा तो ये घर बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सरकार ऐसे मकान पे बेनिफिट देती है, क्योंकि सरकार भी चाहती है ना आप ऐसा मकान बनाओ। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, ठीक है, वो फुटपाथ पे रहते हैं, तो सरकार की नजर में ऐसा मकान खटकता है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप ऐसा मकान बनाइए ताकि आप कईयों को किराए पे भी दे सके, ठीक है। वैसे मुकेश अंबानी जी का मकान अगर ऐसा ना बन के ऐसा बना होता तो हमको लगता है कम से कम 1000 परिवार रह सकता था उतने बड़े मकान में, तो और भी ज्यादा रह लेते, 1000 ही क्यों, ठीक है, 1000 क्यों, हमको लगता है कम से कम 4000 लोग तो रह, 4000 परिवार रह लेता है इतने बड़े मकान में, तो ठीक है। तो सरकार इसीलिए चाहती है कि आप इस तरीके के मकान बनाएं जिसमें सब सेपरेट रेजिडेंशियल यूनिट हो, आप किराए पे दें, राइट। तो चलिए हम लोग ने अलग अलग तरीके के मकान की टैक्सेबिलिटी भी पढ़ ली, तो व्हाट शुड वी डू। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, छोटी क्लास थी लेकिन आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि टॉपिक अगला जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ करेंगे।